नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। दोस्तों, हिस्ट्री के कंपाइलेशन की हमारी सीरीज स्टार्ट हो चुकी थी और ये इंग्लिश मीडियम वाला वर्जन है। इसको बाइलिंगुअली एक्सप्लेन किया जाएगा। इससे पहले जो फर्स्ट पार्ट है वो रिलीज हो चुका है। उम्मीद है कि आपने पहला पार्ट देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो पहले इस वीडियो को यहीं पर रोककर उस वाले को देख लीजिएगा, तब यहाँ वापस आइएगा। इससे आपको समझने में भी आसानी होगी और चीज़ें लंबे समय तक याद रहेगी। मज़ा आएगा कुल मिलाकर पढ़ने में। और हिस्ट्री जो है वो एक रोचक सब्जेक्ट है। इसे रुचि लेकर अगर न पढ़ा जाए तो बेकार होता है, फिर रटा नहीं जा सकता क्योंकि चीज़ें भूलने लगेंगी। तो शुरू करते हैं। पिछले वाले वीडियो में जहां हमने अपनी बात को विराम दिया था, वहां हमने ये देखा था कि बहुत सारे फॉरेनर्स जो है वो भारत में प्रवेश करते हैं और वो हमारे देश भारत को, जो कि भारत हमारा मूल नाम है, तो उससे ना बुलाकर कुछ नए नामों से संबोधित करते हैं, जैसे कि इंडिया है या इस तरह के और भी प्रोनाउंसिएशन हम देखते हैं। तो उसके पीछे रीज़न क्या है? उनकी एक तो भाषा, माने लैंग्वेज जो है वो अलग रहती है। दूसरी बात यह है कि वो एकदम से भारतवर्ष का परिचय तो पा नहीं जाएंगे, पहले किनारे किनारे वाले एरिया से घुसेंगे। तो ज़्यादातर जो लैंड एरिया से एंटर करते हैं उनका पाला सिंधु नदी से पड़ता है और ये जो इंडस रिवर है ये नामकरण का मेन बेस बन जाती है। तो इसीलिए आप देखते हैं कि जो हेरोडोट्स, फादर ऑफ हिस्ट्री, इसके अलावा मेगस्थनीज, ये सब जब बाहर से आते हैं तो पहले इनका सामना इंडस रिवर से होता है और वो उसी के आधार पर अपने देश को इंडिया कह देते हैं। हेरोडोट्स ने जब नामकरण किया था तो उसमें इंडिया का मतलब क्या था? सिर्फ जो इंडस रिवर और उसका डेल्टाई रीजन है, माने डेल्टा रीजन पूरा, उसमें ट्रिब्यूटरीज इत्यादि सब आ जाएंगी, तो उस एरिया को उसने इंडिया कहा था। और मेगस्थनीज चूंकि अंदर तक आया था, मौर्यन एम्पायर को उसने पूरा देखा था और पूरा जो मैदानी इलाका था उसका भ्रमण किया था, तो वो पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट को, मतलब पूरा जो भारतीय कॉन्टिनेंटल पार्ट है उसको इंडिया के नाम से संबोधित किया था। तो वो चीज़ें हमने पीछे देखी। अभी चाइनीज़ लोगों की बात कर लेते हैं। तो इन्होंने भी नामकरण के मामले में सबसे पहले जो एकदम इनका शुरुआती दौर था उसमें इंडस रिवर को ही आधार बनाया था। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, द चाइनीज कॉल्ड इंडिया यिंतु। ये तो बाद की बात है। वेनसांग ने यिंतु जो संबोधन है वो भारत को दिया था, लेकिन सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल झांग जियान, ये आप नाम देख रहे हैं, झांग जियान और चौंकियान, एक ही आदमी का नाम है, ध्यान दीजिएगा, यूज द वर्ड शेंदू विच इज एक्चुअली द चाइनीज टर्म ऑफ इंडस रिवर। ये जो शेंदू वर्ड है इसका इस्तेमाल किया गया था। ये चाइनीज़ मतलब लैंग्वेज ही चाइनीज़ है, चाइनीज़ टर्म आप इसे कह सकते हैं। और इसका एक्चुअल मीनिंग क्या होता है? इंडस रिवर। ये जो शेंदू है ये इंडस रिवर का ही दूसरा नाम है। तो इंडस रिवर को ही बेस बना के सबसे पहले इसे शेंदू कहा गया। बाद में वेनसांग आता है और वेनसांग एड्रेस इंडिया एज यिंतु। यिंतु मतलब मून, स्ट्रक्चर ऑफ मून या मून लाइक। ईत्सिंग क्या कहता है? तो ईत्सिंग कॉल्ड इंडिया एज आर्य देश एंड ब्रह्म देश। तो ये अलग अलग जो चाइनीज़ लोग हैं उनके द्वारा भारत के रखे गए नाम हैं। अब यहाँ पर नीचे चलते हैं, थोड़े और अच्छे चीज़ों को देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ भरद्वाज नाम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो दिखाई देता है और ये जो शब्द है ये हमें मिलता कहाँ पर है? तो जो खारवेल का हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है उससे प्राप्त होता है और खारवेल के हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन को प्राकृत लैंग्वेज में लिखा गया है। ये आप देख पा रहे हैं। डिस्क्रिप्शन जो इसमें प्राप्त होता है वो भरद्वाज के नाम से प्राप्त होता है और भरद्वाज को हम आराम से यहाँ मैच कर सकते हैं भारतवर्ष के साथ। इसके साथ साथ और भी चीज़ें, जैसे आप देखें, द फर्स्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ इंडिया एज ए स्टेट के रूप में भारत को पहली बार डिस्क्राइब कहाँ पर किया गया? ये पाणिनि की अष्टाध्यायी में किया गया है। पाणिनि बहुत बड़े व्याकरण के ज्ञाता थे और उन्होंने ग्रामर की एक बुक ही लिखी थी जो कि अष्टाध्यायी के नाम से जानी जाती थी। संस्कृत ग्रामर की सबसे प्रारंभिक किताब है और सारी जितनी भी ग्रामर की, मतलब संस्कृत ग्रामर की बुक्स आती हैं वो उसी पर आधारित है। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, वैसे तो ये एक एजुकेशनल पर्पज से लिखा गया टेक्स्ट था, लेकिन इसमें भी जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल या सोशल चीज़ें हैं वो दिखाई देती हैं। तो इसी में भारत का नाम एक स्टेट के तौर पे, मतलब भारत को एक स्टेट के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया। इसके साथ साथ इन मनुस्मृति एंड भागवत पुराण, जो 18 महापुराण थे जिनका उल्लेख पिछले वाले वीडियो में किया गया था, तो उसमें से एक है भागवत पुराण और साथ में मनु की कानून की किताब यानी जो स्मृतियाँ हैं उसमें से एक मनुस्मृति। तो इन दोनों ही जो प्राचीन पुस्तकें हैं इसमें इंडिया हैज़ बीन कॉल्ड द कंट्री डेवलप्ड बाय गॉड्स। भारत को एक ईश्वर के द्वारा बनाए हुए देश के तौर पे रिप्रेजेंट किया गया। मतलब ये जो कंट्री है ये जो गॉड्स हैं उनके द्वारा डेवलप की गई। और देखें, द टर्म भारतीय हैज़ बीन यूज फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर द मीनिंग ऑफ इंडियन इन सोमदेव सूरीज नीति वाक्यमृतम। नीति वाक्यमृतम ये सोमदेव सूरी की रचना थी और उसमें जो भारतीय शब्द है वो इस्तेमाल किया गया, मतलब इंडियन जो टर्म है उसका यूज़ किया गया। ये पहली बार हुआ है। तो कहाँ पर कौन सी चीज़ फर्स्ट टाइम दिखाई देती है, बस इतना आपको पता होना चाहिए। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं।
अगले वाले पार्ट में देखें आप, द अथर्ववेद मेंशन गांधार। यहाँ अथर्ववेद चूंकि पिछले वाले वीडियो में ही आपको बताया गया था कि ये सबसे लेटेस्ट वाला वेद है, बाकी 3 जो है वो पुराने हैं, इसे बहुत बाद में लिखा गया था और बड़ी मेहनत से इसको परमिशन प्राप्त होती है, और वो भी भगवान शिव का जब इस पर सिग्नेचर होता है तब लोग मानते हैं कि भाई ये भी वेद है। तो अथर्ववेद में कुछ चीज़ों का मतलब कुछ स्थानों का मेंशन किया गया है, जैसे कि गांधार है, मुंजावत है, इसके अलावा महावृष है, बालीक है, मगध है, अंग है, ये बिहार वाला रीजन आप देख रहे हैं। इसके अलावा अष्टचक्र है, अयोध्या है, वरुणावती है। अच्छा देखिए, वरुणावती जो है ये वरुणा नदी के आधार पर रखा गया है, और ये असल में वाराणसी का ही पुराना नाम है। वाराणसी और काशी नगरी, इसी को पुराने समय में वरुणावती या वारुणावती कहा जाता था। और इसके साथ आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आर्यभट्ट वॉज द अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमर इन इंडिया, और अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमर इन इंडिया नहीं बल्कि अर्लीस्ट एस्ट्रोनॉमर इन वर्ल्ड, भले ही कोई ना माने। और ही वॉज द फर्स्ट हु प्रोपाउंडेड दैट द अर्थ इज राउंड एंड इट रिवॉल्व्स ऑन इट्स एक्सिस। आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले ये प्रोपाउंड किया था। उस समय इतने संसाधन नहीं थे, इतने ज़्यादा हमारे पास कोई टेलीस्कोप या इस तरह की कोई भी मतलब कोई ऐसा पैरामीटर हमारे पास नहीं था कि जिससे कि हम पता लगा सकें कि अर्थ की रेडियस क्या है, उसका डायमीटर क्या है, उसके पोल इत्यादि क्या, मतलब कुछ स्ट्रक्चर मालूम ही नहीं था। तो ऐसी स्थिति में आर्यभट्ट ने ये बता दिया था। कैसी रिसर्च उन्होंने की थी ये भी सोचने का विषय है कि अर्थ जो है वो राउंड शेप की है। उससे पहले लोगों का मानना था कि पृथ्वी जो है वो चौकोर आकृति की है, और इसका जो रेक्टेंगुलर शेप है उसके किनारे पर अगर आप जाएंगे तो आप नीचे गिर जाएंगे। ये एक भ्रम था लोगों के दिमाग में, ठीक है। तो वो कंडीशन यहाँ नहीं, मतलब आर्यभट्ट ने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब जो पृथ्वी है उसके अंदर एक खास तरह का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। उसको उन्होंने ग्रेविटी का नाम नहीं दिया था, लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा था, यानी आकर्षण बल कहा था। और ये भी कहा कि वो जितनी भी चीज़ें उसके सतह पर मौजूद हैं, उसके सरफेस पे मौजूद है, उन्हें अपनी ओर अट्रैक्ट करके मतलब बांध के रखती है, तो हम गिर नहीं सकते कुल मिलाकर। और पृथ्वी का जो शेप है वो राउंड है, मतलब एक स्पेरिकल शेप है। तो मान लीजिए कि वो राउंड शेप की नहीं है, लेकिन उसके एक मोटा अनुमान तो उन्होंने लगाया। ये ठीक है कि अर्थ जो है वो ना तो इलिप्स है ना ही सर्किल है, मतलब ना ही स्फीयर है ना इलिप्स है, वो बीच की कड़ी है, मतलब जियोइड शेप की है। लेकिन ये चीज़ें तो बाद में पता लगी और इन्हीं खोजों के आधार पे मालूम हुई। तो आर्यभट्ट जो है ये पहले एस्ट्रोनॉमर के तौर पे देखे जाते हैं पूरी दुनिया में। आगे बढ़ते हैं। और न सिर्फ उन्होंने ये बताया कि अर्थ का जो शेप है वो राउंड है, बल्कि इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि उसका एक एक्सिस है जिस पर कि वो अपने मतलब पूरे एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व करती है, यानी एक चक्कर लगाती है। तो ये चीज़ें सत्य हैं, आज के समय में भी प्रमाणित है। इतनी सारी जानकारियाँ हमें जो गुजरा जमाना है उससे प्राप्त होती हैं, और इससे एक चीज़ मालूम होती है कि जो हमारी साइंस थी वो, या हमारी साइंस या कह लीजिए कि मैथमेटिकल साइंस, वो बहुत ज़्यादा एडवांस थी, और वो पुराना जो नॉलेज है वो कहीं खो गया है। अब जो पुरानी चीज़ें हैं वो विदेशियों ने यहाँ से कैप्चर कर ली हैं या हथिया ली हैं आप कह सकते हैं, और उसको अपने तरीके से वो पेश करते हैं और उस पर अपना दावा करते हैं, लेकिन उसको ईजाद करने वाले हम ही लोग हैं। अब यहाँ पर पैलियोलिथिक एज की ओर चलते हैं, यानी अब पत्थर वाला जो समय है उसको देख लेते हैं कि कैसे पत्थर को इंसान अपनी जीविका के लिए इस्तेमाल करता था। यहाँ कुछ पत्थरों को आप बना हुआ देख रहे हैं और इनका अलग अलग यूज़ होता था। तो यहाँ लेफ्ट और राइट में जो फिगर है उन पर हम चर्चा करेंगे। अच्छा, पैलियोलिथिक एज को ही स्टोन एज कहा जाता है। यहाँ जो लिथिक शब्द है, लिथो जो शब्द है, ये स्टोन के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ जो फिगर बना है इस पर पहले चर्चा करनी आवश्यक है, क्योंकि ये सामने दिख रहा है। तो यहाँ बताया गया कि जो लेफ्ट वाला फिगर है, यानी ये वाला, स्टोन टूल दैट वर यूज फॉर डिगिंग एडिबल रूट बाई ह्यूमन्स। जो एडिबल रूट्स होती थी, मतलब खाने योग्य जड़ें होती थी, यानी जड़ को खोदने पर नीचे से कुछ खाने लायक कंद या इस तरह की चीज़ प्राप्त होती थी, तो उसको खोदने के लिए नुकीला पत्थर इस्तेमाल होता था। मतलब इसका ये जो नुकीला एरिया आप देख रहे हैं, इसी को मिट्टी पर ऐसे मार मार कर उसे खोदते थे, जैसे कि आज के समय में खुरपी वगैरह से खोदते हैं। और दूसरा वाला जो राइट साइड वाला फिगर है उसमें एक टूल, ये भी स्टोन टूल ही है, इसका यूज़ किया जाता था सुई के तौर पे, सिविंग द गारमेंट्स मेड फ्रॉम एनिमल स्किन या ट्री लीव्स। जो पेड़ की पत्तियां, छालें होती थी या जानवरों की खाल होती थी, जानवरों का ये शिकार करते थे, तो जो मारने के बाद खाल बचती थी उसको सिलने के लिए पत्थर की सुइयाँ होती थी, उससे ये सिला करते थे कुछ इस तरीके से। तो ये 2 चित्र आप देख रहे हैं और इससे अंदाज़ा लगता है कि उस समय ज़िंदगी कितनी कठिन थी। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से जो बेसिक नॉलेज है उसको एक बार देख लेते हैं। स्टोन इज रिफर टू अ पीरियड व्हेन पीपल वर डिपेंडेंट ऑन स्टोन्स। नाम से स्पष्ट है, स्टोन पर बेस्ड थे, तभी तो स्टोन एज कहा जाता है। स्टोन टूल्स, स्टोन केव्स वर द मेन स्टे ऑफ हिज लाइफ। स्टोन टूल्स और स्टोन केव, ये 2 चीज़ें ही उनके जीवन का आधार थी। गुफाओं में वो रहते थे, घर तो बनाते नहीं थे। जो पत्थर की बनी बनाई गुफाएं थी उसी में ये घुस जाते थे, वहीं रहते थे। और कई बार ऐसा होता था कि वो गुफा किसी जंगली जीव की होती थी, जैसे कि शेर या भालू वगैरह, तो ये उनका शिकार भी बन जाते थे। तो ये दुर्घटनाएं इनके साथ होती थी। और जब शिकार बनने लगे तो इन्हें ये महसूस हुआ कि भाई जंगली जानवर जो है वो हमसे ज़्यादा मात्रा में ताकतवर हैं, उनसे बचने के लिए फिर बचाव करने का उपाय खोजना होगा। तो ये पत्थर के फिर टूल्स बनाते हैं, औजार बनाते हैं। तो ये आगे की चीज़ें। कुल मिलाकर स्टोन केव्स और स्टोन टूल्स जो है ये इनके द्वारा इस्तेमाल किए जाते थे, क्योंकि पत्थर आसानी से उपलब्ध हो जाता था। अब यहाँ और भी चीज़ों को हम देखेंगे तो इट इज़
फ्रॉम द अर्लीस्ट पीरियड ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन व्हेन मैन वाज नॉट डेवलप लाइक दैट ऑफ टुडे। मनुष्य तब आज की तरह से विकसित नहीं था, तो ये गुजरे जमाने की बात है, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन अभी बनने के दौर में थी, शुरुआत उसकी हो रही थी। द अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन वाज नोन एज क्रो-मैग्नान मैन। क्रो-मैग्नान मनुष्य के बारे में आप देखते हैं ना, तो ये सबसे अर्लीस्ट कंप्लीट ह्यूमन स्ट्रक्चर के तौर पे इसका दिखाई देता है। हम बंदरों से विकसित हुए हैं ऐसा माना जाता है, तो वो तो एक मोटी धारणा है, लेकिन विकास की जो अवस्था है, डेवलपमेंट की जितनी भी स्टेज हमने क्रॉस की है, उसमें जो ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर था वो किसका था? क्रो-मैग्नान मैन का था सबसे पहले, चाहे वो ब्रेन के डेवलपमेंट की बात हो, चाहे बाकी जो बॉडी का स्ट्रक्चर हो उसकी बात हो। ड्यूरिंग दिस पीरियड मैन यूज टू स्ट्रगल विथ नेचुरल कैलमिटीज एंड लिव हिज लाइफ बाई हंटिंग एंड ईटिंग फ्रूट्स एंड डेट्स। तो कैसे जीवन बिताता था वो दे रखा है, मतलब शिकार करता था, इसके अलावा जो कुछ भी गिरा फल या इस तरह की चीज़ें मिलती थी उसको खाकर गुजारा करता था। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ब्लेड ब्यूरिन प्रकार के जो टूल्स होते थे, इस टाइप के जो टूल्स होते थे, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ द अपर पैलियोलिथिक ट्रेडिशन। ध्यान दीजिएगा, इस प्रकार के जो टूल हैं ब्लेड ब्यूरिन टाइप, ये किसका सिंबल है? ये अपर पैलियोलिथिक जो ट्रेडिशन है उसको डिनोट करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। सोहन कल्चर, मद्रास एंड विंध्य कल्चर आर एसोसिएटेड, यहाँ आप देख रहे हैं, आर एसोसिएटेड विद पैलियोलिथिक कल्चर। जो सोहन कल्चर है, सोहन नदी या सोहन घाटी वाला क्षेत्र, इसके अलावा मद्रास कल्चर और विंध्य कल्चर क्षेत्र के हिसाब से ही नाम रखा गया है। तो ये सब किसके साथ ताल्लुक रखते हैं? ये पैलियोलिथिक कल्चर है कुल मिलाकर। द क्रेडिट ऑफ एक्सप्लोरिंग इंडियन प्री हिस्ट्री गोज टू डॉक्टर प्राइमरोज। प्राइमरोज के बारे में आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले खोज इन्होंने ही की थी। हु इन 1842 AD डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक टूल्स फ्रॉम न्योलिथिक साइट नेम्ड लिंगसुर, और ये रायचूर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जो कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये हमने देखा, ठीक है। यहाँ से इन्होंने जो प्री हिस्टोरिक टूल है उसको खोज कर निकाला था। आगे बढ़ते हैं, स्टोन एज के बारे में अभी बहुत सारी बातें करनी है और इसके जो क्लासिफिकेशन है उसे भी देखने हैं। तो स्टोन एज कम्स अंडर प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड वैदिक सिविलाइजेशन कम्स अंडर प्रोटो हिस्टोरिक सिविलाइजेशन। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो स्टोन एज अभी हम पढ़ रहे हैं और इसके बाद वैदिक वाली जो इरा है उसको भी देखेंगे। तो स्टोन एज जो है ये प्री हिस्टोरिक सिविलाइजेशन का हिस्सा है, मतलब अभी जो कल्चर है या जो सिविलाइजेशन है वो बन रही थी या अभी शुरुआती दौर में थी। बाद में जब थोड़ी और डेवलप हो जाती है तो वो जो एज है उसके समय में वैदिक और बाकी चीज़ें दिखाई देती, ठीक। अब ये प्रोटो हिस्टोरिक में आता है, वैदिक सिविलाइजेशन हो चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो, क्योंकि ये पहले से डेवलप हो चुकी थी। वाइल द हिस्टोरिकल पीरियड बिगिन फ्रॉम 6th century BCE। हिस्टोरिकल पीरियड को हम कब से मानते हैं? जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम है, यानी 6th century BCE, वहाँ से मानते हैं। रिसर्च ऑफ स्टोन एज सिविलाइजेशन फर्स्ट स्टार्टेड इन इंडिया इन 1863 AD। भारत में बहुत बाद में शुरू होती है, अंग्रेजों के ही समय में बहुत बाद में स्टार्ट होती है। पूरी दुनिया में ये पहले ही शुरू हो चुका था। द फोकस ऑफ स्टडी ऑफ प्री हिस्ट्री इज द हिस्ट्री ऑफ इलिटरेट सोसाइटीज़, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो फोकस है स्टडी का वो किस दिशा में है, इसको ध्यान देते रहिएगा, क्योंकि यहाँ से क्लासिफिकेशन वाले जो क्वेश्चन है या ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन है वो बनते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट पैराग्राफ को देखिए। इन 1816 थॉमसन कमिटेड ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन एज, द ब्रॉन्ज एज एंड द आयरन एज। इन्होंने जो ट्रायंगुलर डिवीज़न है थॉमसन के द्वारा ये किया गया, और इसमें ये 1816 की बात है, मतलब समझिए कि आज से कितने समय पहले की बात है। लेकिन अगर इतिहास को जानने का क्रम देखा जाए तो उसमें बहुत पहले की बात नहीं है, हमने बहुत लेट शुरू किया है। खैर, अब यहाँ अगर आप देखें तो ट्रायंगुलर डिवीजन ऑफ स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज, ये इनके द्वारा किया गया। और जॉन लुबाक, ये इनका नाम आप याद रखिएगा, ये आगे भी देखने के लिए मिलेंगे। तो जॉन लुबाक फर्स्ट डिवाइडेड द स्टोन एज इनटू प्री पैलियोलिथिक एंड न्योलिथिक पीरियड। स्टोन एज को इन्होंने दो क्लियर जो डिवीजन है वो दे रखा था, एक तो प्री पैलियोलिथिक था और दूसरा न्योलिथिक था। 1865 AD में इन्होंने ऐसा किया था। लुबाक वॉज लेटर नोन एज लॉर्ड एवरी। लॉर्ड आइवरी या लॉर्ड एवरी के तौर पे इन्हें बाद में जाना गया, लेकिन इनका जो शुरुआती नाम है वो लुबाक है, जॉन लुबाक। अब यहाँ आप देखें कि पैलियोलिथिक और न्योलिथिक टर्म वाज फर्स्ट यूज बाय जॉन लुबाक, जो कि हम पीछे ही देख चुके हैं, इन हिज बुक प्री हिस्टोरिक टाइम्स। ये इन्होंने कहा तो है, लेकिन कहाँ पर कहा है? अपनी किताब में लिखा है, और किताब का नाम है प्री हिस्टोरिक टाइम्स। पब्लिश होती है ये 1865 में। और इसके बाद आप देखें लैटेड डिवाइडेड द, यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसे मार्क कर देते हैं, लैटेड डिवाइडेड द प्री हिस्टोरिक, माफ कीजिएगा, पैलियोलिथिक पीरियड इन अर्ली और लोअर, मतलब जो अर्ली पीरियड है उसको लोअर भी कहा जाता है। इसके अलावा मिडिल एंड अपर पैलियोलिथिक पीरियड, ये जो डिवीजन है ये लैटेड के द्वारा किया गया है, और ये भी बहुत क्लियर कट किया गया था। इसमें 3 पार्ट डिवाइड किए गए थे पूरी पैलियोलिथिक पीरियड के, जिसमें कि पहला तो अर्ली पीरियड है, मतलब लोअर जिसे कहा जाता है। उसके अलावा मिडिल पार्ट है, बीच वाला हिस्सा, जो कि ट्रांजिशन स्टेट होती है। उसके बाद अपर पैलियोलिथिक पीरियड आता है, जो कि सबसे लेटेस्ट कंडीशन इसकी दिखाई देती। अब यहाँ पर कुछ टूल्स के प्रकार दिए हुए हैं कि वेराइटी को आप देखिएगा। द फ्लेक, चॉपर, चॉपिंग एंड बोरर टाइप वर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोन टूल।
of the pole axe type, while hand axe tool were first discovered from Madras and Atirampakkam. यहाँ पे जो टूल्स हैं वो कहाँ से मिले हैं, पहली बार इनकी डिस्कवरी कहाँ से हुई थी, तो मद्रास वाला जो रीजन है और अतिरम्पक्कम है वहाँ से मिले हुए हैं. तो ये अलग अलग वेराइटी इनकी है. और दीज इंक्लूड टूल्स लाइक क्लेवर्स, स्क्रैपर्स एक्सेट्रा. ये जो क्लेवर्स स्क्रैपर्स हैं इनके मतलब ये टूल्स की वेराइटी है उस समय की, ये यहाँ से प्राप्त हुए हैं, मद्रास वाले क्षेत्र से और अतिरम्पक्कम से. अब यहाँ क्रोनोलॉजी देख लेते हैं. तो क्रोनोलॉजी में पैलियोलिथिक एज सबसे पहले आती है, उसके बाद न्यूलिथिक आती है. ठीक है, न्यूलिथिक में आप देखें कि जो पूरा नया दौर है, मतलब नया समय का मतलब यहाँ तात्पर्य अब जो एडवांस टाइम पीरियड चल रहा है उससे नहीं है, उस समय के हिसाब से जो आधुनिक समय था उसको हम देखते हैं. तो ये न्यूलिथिक एज है. ब्रॉन्ज एज और आयरन एज इसके बाद क्रमशः आते हैं. धातुओं की खोज हुई थी. शुरुआत में तो हम क्या करते थे, पत्थरों का ही इस्तेमाल करते थे क्योंकि पत्थर ईजिली अवेलेबल थे. लेकिन बाद में ज़मीन को खोदते हैं तो मालूम होता है कि नीचे और भी बहुत सारा खजाना गड़ा हुआ है जिसमें कि मेटल्स हैं. तो इन मेटल्स की जानकारी होती है. सबसे पहले हमें ब्रॉन्ज का पता लगता है, उसके बाद तब आयरन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. और जब आयरन के बारे में पता लग जाता है तो वहाँ से एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट या इस तरह की जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की चीज़ें हैं वो बहुत तेज़ गति से आगे बढ़ती हैं, क्योंकि टूल मेकिंग का जो काम है वो आसान हो जाता है और ज़्यादा एक्यूरेसी टूल्स में आ जाती है. अब यहाँ अगर आप देखें तो प्रेजेंट आर्कियोलॉजिकल सिस्टम ऑफ द थ्री मेन स्टोन एज, माफ कीजिएगा, थ्री मेन एजेस. और थ्री मेन एजेस कौन कौन सी हैं, तो इसमें स्टोन, ब्रॉन्ज और आयरन है. वाज डेवलप बाई डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट क्रिश्चियन जुगेरसन थॉमसन इन 1820. ये जो क्रिश्चियन जुगेरसन थॉमसन है, इन्हें आप क्रिश्चियन थॉमसन भी कह सकते हैं, जो कहना चाहें. तो ये जो थॉमसन जी हैं इन्होंने 1820 में, ये डेनिश आर्कियोलॉजिस्ट थे, डेनमार्क के ही थे, तो इन्होंने इसे डेवलप किया था जिसमें कि 3 पार्ट थे. मतलब जो स्टोन एज है उसको शुरुआत में रखा था, उसके बाद ब्रॉन्ज, उसके बाद आयरन. तो ये धातुओं का और जो स्टोन का इस्तेमाल था उसके क्रम के हिसाब से रखा गया. अब भारतीयों की बात कर लेते हैं. ये तो हमने फॉरेनर्स की बात की जो कि सबसे पहली कड़ी में है. इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट वीएस वाकरकर, इन्हें वाकणकर भी कहा जाता है, फर्स्ट सा द भीमबेटका केव एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग्स. इसकी जो रॉक पेंटिंग्स हैं उनसे बहुत कुछ जानने के लिए मिलता है. और यकीन मानिए कि अभी तक हमने जितना इसमें जाना है वो थोड़ा सा है, बहुत सारी चीज़ें अभी भी पता लगनी बाकी. तो ये जो भीमबेटका केव्स हैं इनकी डिस्कवरी करने वाले वाकणकर जी थे. और ये जो वाकणकर या वाकणकर जी थे, वीएस वाकणकर, ये इंडियन आर्कियोलॉजिस्ट थे, इन्होंने खोजा था. अब इसके बाद आप हिस्ट्री को देख लीजिए. यहाँ पे टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसमें प्री हिस्टोरिक पीरियड है और प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड है, इसके अलावा हिस्टोरिक पीरियड है. हालांकि इसको हमने पीछे भी देख रखा था, यहाँ एक साथ दे दिया है, समराइज कर दिया है. प्री हिस्टोरिक पीरियड में स्टोन एज आता है, मतलब पूरी तरह से पत्थर का यूज़ करते थे, उसके अलावा और कुछ मालूम नहीं था. इसके बाद प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड आता है जिसमें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक सिविलाइजेशन, जहाँ लोहे की जानकारी तक हो चुकी थी, वो सब हम देखते हैं. मतलब ब्रॉन्ज और जो आयरन का इस्तेमाल है वो शुरू हो चुका था. और हिस्टोरिक पीरियड जो है वो तो काफ़ी डेवलप्ड पोजीशन है इस चीज़ की. तो इसमें जो 6th सेंचुरी BCE का टाइम पीरियड है उसे हम देखते हैं, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और उसके आगे जो महाजनपदों का समय है उसमें हम घुस जाते हैं. तो ये पूरा डिवीज़न है. अब यहाँ ये कहा गया कि द फॉलोइंग प्री स्टोन एज इज डिवाइडेड इंटू 2 क्लासेस ऑन द बेसिस ऑफ इक्विपमेंट. इक्विपमेंट के आधार पर इसे कुछ जो क्लासेस हैं और खासतौर पर 2 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो कौन कौन सी है यहाँ आप देखें. पहली तो चॉपर चॉपिंग और पेबल कल्चर है. पेबल माने कंकड़. और दूसरा जो है इसमें एलुशियन कल्चर के तौर पे आप देख रहे हैं, जिसमें कि हैंड एक्स यूज़ होता था. इसके अलावा जो क्लीवर्स थे वो यूज़ होते थे, क्योंकि जो शिकार मनुष्य करता था उसमें शिकार को खाने योग्य बनाने के लिए, मतलब भोजन के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए, और उसका जो चमड़ा होता था उसको कपड़े के तौर पे इस्तेमाल करने के लिए उसमें से मांस अलग करना पड़ता था, चमड़ी और मांस को अलग करना पड़ता था. तो ये सारे टूल्स उसमें इस्तेमाल होते थे. अब यहाँ पे चॉपर चॉपिंग जो है ये फर्स्ट डिस्कवर कहाँ पे हुआ था, तो सोहन रिवर वैली जो है वहाँ से इसे प्राप्त किया गया था. सोहन नदी की जो वैली है वहाँ से मिला था. हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड सोहन कल्चर, इसीलिए इसको सोहन कल्चर भी कहा जाता है. ज़्यादातर जो स्थान है उन्हीं के नाम के आधार पर इनका नामकरण किया गया है. द सेम एलुशियन कल्चर इज कॉल्ड हैंड एक्स कल्चर. इसे क्या कहा गया, हैंड एक्स कल्चर, यानी हस्त कुठार संस्कृति कहा गया. हैंड एक्स वॉज ऑब्टेन फर्स्ट ऑन 28 September 1864 बाई प्रोफेसर किंग फ्रॉम वडमदुरै एंड अतिरम्पक्कम ऑफ मद्रास. ये दोनों ही जो रीजन है ना ये मद्रास में पढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा. सिंस, यहाँ नीचे चलते हैं और देख लेते हैं. सिंस हैंड एक्स वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम मद्रास, दस इट इज आल्सो नोन एज मद्रासी कल्चर. जहाँ से खोजा गया उसी के नाम पर रख दिया गया, तो इसे मद्रासी कल्चर के नाम से भी जानते हैं. क्लीवर, स्क्रैपर एंड कोर आर आल्सो फाउंड इन दिस कल्चर. मतलब ये जो बेसिक टूल्स हैं उस समय के, ये यहाँ से भी मद्रास कल्चर से भी पाए गए, जिसमें क्लीवर्स हैं, स्क्रैपर्स हैं, इस तरह की चीज़ें मिलेंगी. इसके अलावा आप देखें यहाँ और भी चीज़ें हैं. इन इंडिया द फादर ऑफ प्री हिस्ट्री वाज जियोलॉजिस्ट रॉबर्ट ब्रूसफुट. रॉबर्ट ब्रूसफुट को यहाँ पर भारतीय इतिहास का पिता कहा जाता है, या फादर ऑफ प्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया कहा जाता है, क्योंकि खोज इन्हीं के सौजन्य से पहले शुरू होती है और इन्हें ही ज़्यादा बड़े पैमाने पर सफलता मिलती है. हालांकि आप देखते हैं कि डॉक्टर प्राइम रोज जो है वो सबसे स्टार्टिंग में टूल खोजते हैं, लेकिन उन्होंने एक छोटी सी खोज की थी, शुरुआत की थी. बड़े पैमाने पर इन्हीं की वजह से होती है या इन्हीं के सौजन्य से होती है. आगे बढ़ते हैं.
यहाँ नेक्स्ट पेज पे आप देख रहे हैं रॉबर्ट ब्रूस फूड के बारे में। डिस्कवर्ड द फर्स्ट स्टोन इज टूल फ्रॉम पल्लवरम मद्रास। ये पल्लवरम कहाँ पे है? तो मद्रास में है। ऑन 13 मई 1863 विच वॉज मेड ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन। ये ऐसे वैसे सामान्य पत्थर से नहीं बना था कि किसी जो चर्ट है उससे बना है या बलुआ पत्थर है उससे बना है, ये क्वार्टजाइट स्टोन था। और साथ में यहाँ ये भी बताया गया कि द एक्सपेडिशन ऑफ एल कैम्ब्रिज टीम अंडर द लीडरशिप ऑफ डी टेरा डिड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसर्च इन सोहन वैली 1935। बहुत बाद में क्या होता है 1935, ये भी अंग्रेज़ों का ही समय है कि सोहन वैली पर अच्छी खासी रिसर्च होती है, एक टीम पूरी आती है। और इन बेलन वैली, बेलन रिवर की जो वैली है, द रिसर्च वॉज कैरीड अंडर द डायरेक्शन ऑफ जी आर शर्मा ऑफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर रहते हैं, इनका नाम है जी आर शर्मा, उनके सौजन्य से उनकी एक पूरी टीम रहती है, तो वो यहाँ पर सर्वे करती है। ये बेलन वैली है। Nearly 44 archaeological sites were found in this valley which are related to lower Paleolithic period. यहाँ से 44 प्रकार की अलग अलग जो आर्कियोलॉजिकल साइट हैं और सभी यहाँ उतनी ही इंपॉर्टेंट ये प्राप्त होती है। मतलब बहुत बड़ा सभ्यता, यहाँ पर सभ्यता का एरिया दफन था। और इनका संबंध किस चीज़ से है? तो जो लोअर पैलेलिथिक पीरियड था उससे, मतलब सारी जो है वो आपस में कनेक्टेड है, मैच करती है। अब बेलन रिवर के बारे में ये बताया गया। मतलब बेलन रिवर है क्या? तो ट्रिब्यूटरी ऑफ टोन्स रिवर, ये टोन्स की सहायिका है। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये जो टोन्स रिवर है ये किसको सपोर्ट करती है, गंगा को कि यमुना को? बताइएगा। सरल सा प्रश्न है, बहुत आसान। तो ये आपने देखा। तो बेलन रिवर वैली ओरिजिनेट फ्रॉम सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये नदी के ओरिजिन की बात की जा रही है, ठीक। तो सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड ज्वाइन टोन्स रिवर इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट। प्रश्न पूछना बेकार गया, यहाँ पर टोन्स जो है वो दे दिया है, लेकिन आपको ये बताना है कि टोन्स रिवर जो है वो किसको सपोर्ट करती है। तो ये बताया गया कि ज्वाइन टोन्स रिवर इन इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट थ्रू मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट। कहाँ से ये गुजरती है? दिस एरिया, मतलब ये जो पूरा एरिया है सोनभद्र, मिर्ज़ापुर और इलाहाबाद, बीच का जो पूरा इसका बेसिन एरिया आप कह सकते हैं, वो अलग अलग तरह की सभ्यताओं से दबा हुआ है, मतलब सभ्यताओं को अपने अंदर समेटे हुए। तो इसीलिए कहा गया है कि फेमस फॉर आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स। यहाँ से हमेशा ही कुछ नई नई चीज़ें मालूम होती हैं। ये आर्कियोलॉजिकल पर्पज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि दिस वैली इज आल्सो कॉल्ड द टेक्स्ट बुक ऑफ इंडियन प्री हिस्टोरिक पीरियड। ज़्यादातर जो चीज़ें यहाँ से मिली हैं वो प्री हिस्टोरिक पीरियड की है, इसीलिए इसे उस पूरे समय की टेक्स्ट बुक का ही नाम दे दिया गया है। और कहा भी जाना चाहिए क्योंकि यहाँ से बड़े पैमाने पर खोजी हुई हैं और अभी बहुत कुछ खोजा जाना बाकी है। इसके साथ ये भी कहा गया कि अपार्ट फ्रॉम टूल्स, स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस। ये मदर गॉडेस की जो मूर्ति हैं, चाहे मिट्टी की बनी हुई हो चाहे बोन मेड हो, ये कई जगहों से प्राप्त हुई। मातृ देवी की उपासना बड़े पैमाने पर होती थी। ऑफ दिस एज हैज़ बीन ऑब्टेन फ्रॉम लोहंता नाला रीजन ऑफ बेलन वैली विच इज़ करेंटली सेफ इन कौशाम्बी म्यूजियम। इसे वर्तमान में म्यूजियम में, कौशाम्बी म्यूजियम में सेफ कंडीशन में रखा गया है। तो ये तो कहीं ना कहीं किसी म्यूजियम में जाती ही हैं, लेकिन कुल मिलाकर ये किसकी प्राप्त हुई हैं और किस समय की प्राप्त हुई हैं वो यहाँ से मालूम होता है। तो लोहंता नाला ये जगह का नाम आप याद रखेंगे। द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड इज आल्सो कॉल्ड फलक कल्चर। इसे फलक कल्चर के तौर पे भी प्रोनाउंस किया गया ड्यू टू द एविडेंस ऑफ प्लेक्स या प्लैक्स। ये जो प्लैक्स थे यानी फल थे, बड़े बड़े आकार के धारदार जो हथियार बनते थे, उनका जो काटने वाला हिस्सा होता है उसको फलक कहा जाता है। तो वही जो फलक संस्कृति है उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। दीज टूल्स वर मेड ऑफ क्वार्टजाइट स्टोन। और ये जो टूल्स होते थे, ज़्यादातर ये जो फलक संस्कृति या फलक कल्चर में बने हुए टूल्स थे, ये क्वार्टजाइट स्टोन से बनाए जाते थे। अब यहाँ पर सिहावल जो जगह है उसका नाम दिया हुआ है। और ये सिहावल है कहाँ पे? तो ये मध्य प्रदेश में है। इज़ एन एंशियंट साइट ऑफ बिलोंगिंग, यहाँ आप देख रहे हैं, ऑफ बिलोंगिंग टू लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। इसका संबंध लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से है। और इसके साथ संघाओ केव का नाम दिया हुआ है। तो संघाओ गुफा जो है ये क्या है? इसका भी समय है, मतलब हर क्षेत्र का अपना एक टाइम पीरियड है, वो उस टाइम पीरियड से संबंध रखती हैं। तो संघाओ केव बिलोंग टू द लोअर पैलियोलिथिक पीरियड। ये दोनों ही लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से संबंध रखते हैं। इसके बाद चलते हैं पैलियोलिथिक एज में और कुछ और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। तो यहाँ कहा गया कि ओनली लोअर पैलियोलिथिक एविडेंसेस हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम सिंघी तालाब। ये सिंघी तालाब है कहाँ पे? इसको पुराने ज़माने में श्रृंगी तालाब भी कहा जाता था। इन नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, ये नागौर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है राजस्थान में। पैलियोलिथिक साइट्स हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे भारतवर्ष में देखी गई हैं। सिर्फ एक खास स्थान का नाम देना यहाँ मूर्खता होगी, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में बिखरी हुई हैं और अभी न जाने कितनी और खोजी जाएंगी। बहुत सी चीज़ों के बारे में हम जानते ही नहीं, मतलब हमें अभी इतिहास के संदर्भ में जानकारी उतनी नहीं है और बहुत कुछ जानना बाकी है, क्योंकि ऐसी सभ्यताएं ये बहुत समय लगता है इन्हें खोजने में। और हमने तो शुरुआत बहुत लेट की है, अंग्रेज़ों के समय से स्टार्ट हुआ है। अगर और पहले से हुआ होता तो अब तक बहुत कुछ चीज़ें जानने के लिए मिली होती। अब यहाँ आप देखें तो द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ पैलियोलिथिक साइट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम बेसिन ऑफ गंगा एंड इंडस। गंगा और इंडस तो सभ्यताओं का पूरा खजाना ही है। इन्हीं के किनारे मुख्य रूप से जो सिविलाइजेशन है वो डेवलप हुई थी, तो इसलिए यहाँ से तो मिलेगा ही। अब आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को देखते हैं। पैलियोलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड, यहाँ बीन 2 बार लिखा हुआ है, माफ़ कीजिएगा। डिस्कवर्ड फ्रॉम मारवाड़ एंड मेवाड़। मारवाड़ और मेवाड़ से भी ये प्राप्त हुई है। माउंट्स ऑफ एसेस
हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम साउथ इंडियन साइट्स। जो जितनी भी साउथ इंडियन साइट्स हैं ना, ज़्यादातर वहाँ से राख के टीले मिले हैं। ये जो माउंट से ये प्राप्त हुए हैं। अब इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लाइक पलवई ये आंध्र प्रदेश में है, उतानूर ये भी आंध्र प्रदेश में है, पिकली हल, ब्रह्मगिरी और मस्की, इन सभी जगह से ये जो राख के टीले हैं ये प्राप्त हुए हैं। द वर्ड डोलमेंस मीन्स मेगालिथिक टॉम्ब। ये मेगालिथिक जो टॉम्ब है उनको रिप्रेजेंट करने वाला शब्द है। बिल्ट ओवर बरीड डेड, मृत शरीर को नीचे दफनाया जाता था और उसके ऊपर ये जो मकबरे जैसा स्ट्रक्चर है या एक तरह का आप कह लीजिए कि भव्य कब्र, वो बनाई जाती थी। द लाइफ ऑफ पैलियोलिथिक पीपल वॉज कम्प्लीटली नेचुरल। तो नेचुरल तो रहेगी ही, अभी कोई ऐसी लग्जरियस चीज़ें तो डेवलप हुई नहीं थी, अभी तो आदमी बेसिक चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर रहा था। दे वर प्राइमरीली डिपेंड ऑन हंटिंग, वो शिकार पर आधारित थे और ज़्यादातर जो शुरुआती समय आप देखते हैं उसमें कच्चा मांस ही खाते थे। जानवर को मारते थे, खाल छील कर अलग कर देते थे, जो मांस होता था उसको खा लेते थे, खाल को सुखाकर पहन लेते थे। ये इनका रहने का तरीका था। दे वर अननोन ऑफ फायर सो दे एट रॉ मीट। ये आग से परिचित नहीं थे तो पकाते कैसे, और पका नहीं पाते थे तो कच्चा ही जो रॉ मीट है उसका सेवन करते थे। बीमारियों के शिकार होते थे, मरते थे, ये भी बात। पैलियोलिथिक पीपल वर अननोन ऑफ फार्मिंग एंड एनिमल हस्बेंड्री। जब ये आग के बारे में ही नहीं जानते थे तो पकाना नहीं जानते थे और एक स्थान से दूसरे स्थान भटकते रहते थे। जहाँ शिकार मिला वहीं रुक गए, जहाँ गुफा दिखी वहीं रुक गए, या घूमते घूमते अनाज संग्रह करते करते, मतलब कुछ गिरा हुआ खाना है, फल इत्यादि गिरे हुए हैं तो उनको इकट्ठा करते करते एक स्थान से दूसरे स्थान टहलते रहते थे। तो इस तरह का घुमक्कड़ी वाला जीवन बिताते थे। तो इन्हें एनिमल हस्बेंड्री करने का काम ही नहीं हो पाता था। जानवरों को पालतू बनाने के विषय में इन्हें जानकारी नहीं थी। खेती करना तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री या फार्मिंग ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए टिकना आवश्यक है, एक स्थान पर रुकना आवश्यक है, और वो बाद में होता है, शुरुआती दौर में नहीं। मैन ऑफ दिस एरा वॉज हंटर एंड फूड कलेक्टर। इसे खाद्य संग्राहक और शिकारी माना ही जाता है। आप पढ़ते हैं ना एनसीईआरटीज में, हंटर और फूड कलेक्टर, तो ये उसी अवस्था में था शुरुआती दौर में। ह्यूमन बींग्स ऑफ दिस पीरियड डिड नॉट हैव नॉलेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड एग्रीकल्चर। ये तो हमने पिछली लाइन में ही देखा है, और भी देख लीजिए। देयर वॉज अ ड्रेस्टिक डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ नहीं है, बस ये है कि उसकी जो स्पीड है वो बढ़ गई है हमारी वजह से, मतलब हम मनुष्यों ने उसमें बीच में हस्तक्षेप किया है। तो खैर वो तो एनवायरनमेंट का मैटर है, उसको हम लोग एनवायरनमेंट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो देखिए, जो ड्रेस्टिक चेंज है या ड्रेस्टिक डिक्रीज है, ये बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर होता है, टेम्परेचर में होता है ड्यूरिंग दिस पीरियड। और एविडेंस ऑफ इंडस्ट्री एंड हैबिटेशन ऑफ द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड नियर नेवासा, और ये है कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में, यहाँ से प्राप्त होते हैं। मतलब इंडस्ट्री का डेवलपमेंट होता है, हैबिटेशन वहाँ दिखाई देता है। ये सब जो साक्ष्य हैं ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड में दिखाई देते हैं। और ये मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड का जो साइट है ये कहाँ से मिला है, नेवासा से मिला है। इन द मिडिल पैलियोलिथिक पीरियड क्वार्टजाइट स्टोन वर रिप्लेस्ड बाई स्टोन ऑफ जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट एक्सेट्रा। जो क्वार्टजाइट अभी बड़े पैमाने पर यूज़ हो रहा था, जिसका नाम हमने पिछली लाइनों में कई बार देखा है, तो उसके स्थान पर अभी जैस्पर, चर्ट और फ्लिंट जैसे जो नए नए प्रकार के पत्थर हैं वो यूज़ किए जाने लगते हैं। तो भले ही अभी मेटल को यूज़ करना इंसान ने न शुरू किया हो, लेकिन पत्थर की भी अलग अलग वेराइटीज़ उसे मालूम हो जाती हैं खोजते खोजते, और वो अलग अलग पत्थरों को भिन्न भिन्न चीज़ों को बनाने में काम में लेता है। मतलब हर तरह के टूल वो एक ही पत्थर से नहीं बनाता है। कुछ पत्थरों में मुलायमियत होती है तो उनको आसानी से नुकीला बना के उनको जो नुकीले हथियार हैं या बारीक औजार हैं उनको बनाने में इस्तेमाल करता है। अब यहाँ कुछ और बातें भी कही गई हैं, तो बातों का सिलसिला जारी है। अभी आप देखिए कि एट दिस टाइम द इंडस्ट्री वॉज मेनली कंपोज्ड ऑफ फ्लेक्स टूल्स। द मेन टूल ऑफ दिस टाइम वर फ्लेक्स, ब्यूरियंस, परफोरेटर्स एंड स्क्रैपर्स। ये अलग अलग तरह के टूल्स होते थे जो कि शिकार करने में इंसान की सहायता करते थे। ड्यू टू द एविडेंस ऑफ फ्लेक टूल्स दिस पीरियड इज कॉल्ड फ्लैग कल्चर। इसे फ्लैग कल्चर के नाम से भी जाना गया। और फ्लैग टूल्स मेड बाय द लेवोलियस टेक्निक्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिडिल प्लीस्टोसीन एपोज। यहाँ पर यह बताया गया कि जो मिडिल प्लीस्टोसीन एपोज था उस समय की ये विशेषता है, ये जो लेवोलियस टेक्निक से बनाए गए टूल्स थे और ये फ्लैग टूल्स कहलाते थे। तो इस प्रकार की कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो कि कभी कभी स्टेटमेंट के तौर पर दे दी जाती है वो हमने यहाँ से देखी। ह्यूमन लाइक क्रिएचर दैट इज द अर्लीस्ट एनिमल फ्रॉम विच ह्यूमन आर सेड टू बी इवॉल्व आर कॉल्ड होमोनिड। मतलब जो मनुष्य की उद्भव का सबसे बेसिक स्ट्रक्चर कहा जाता है, या आप कह लीजिए कि जो सबसे अर्लीस्ट एनिमल है जिसे कि आप ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर के तौर पे देख सकते हैं, वो होमोनिड कहलाया। द फर्स्ट होमोनिड फॉसिल, अब इसका फॉसिल हमें मिला कहाँ से है, अब यहाँ पे थोड़ा वर्ल्ड लेवल की बात कर लें तो वर्ड डिस्कवर्ड फ्रॉम द हथनोरा साइट बिसाइड नर्मदा, मतलब नर्मदा रिवर के आसपास का जो एरिया है ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ये तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात हो गई। और इसके साथ साथ ये भी बताया गया एंथ्रोपोमॉर्फिक फॉसिल्स डिस्कवर्ड फ्रॉम हथनोरा वाज होमो इरेक्ट्स। ये जो फॉसिल मिला है होमोनिड, तो हम ऐसे बेसिक तौर पे या एक मोटे तौर पे कह देते हैं, लेकिन वैसे इसको अगर अलग करके देखा जाए तो ये होमो इरेक्ट्स का फॉसिल है, इसे हमने देखा। और द फर्स्ट एविडेंस ऑफ ह्यूमन इन इंडिया हैज़ बीन फाउंड इन द वेस्टर्न नर्मदा रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। पहला जो मनुष्य का साक्ष्य है वो नर्मदा नदी की जो पूरी घाटी एरिया है वहाँ से प्राप्त हुआ है। भीमबेटका भी उसी एरिया में
देखा जाता है, मतलब वहीं से उसको रिकॉर्ड किया जाता है और देखते हैं कि मानव सभ्यता की शुरुआत भारत में उसी क्षेत्र से हुई थी। तो ये हमने देखा, ये सब जो एविडेंसेस हैं उसी के आधार पे कहा जाता है। इन द ईयर 1982, यहाँ आप देखें जो साक्ष्य है नर्मदा रीजन वाला, मतलब नर्मदा रीजन में इंसान की मौजूदगी का जो साक्ष्य है वो कब प्राप्त होता है, तो 1982 में ये पहली बार डिस्कवर होता है। कल्चरल एविडेंसेस रेंजिंग फ्रॉम पैलियोलिथिक कल्चर टू हड़प्पन सिविलाइजेशन हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेहरगढ़ लोकेटेड इन बलूचिस्तान, यानी पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान पहले भारत। और द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेटेड बफेलो वाज डिस्कवर्ड फ्रॉम मेहरगढ़ इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये अलग अलग जगह पे भिन्न भिन्न पशुओं या जो मनुष्यों के रहने की जानकारी है वो दी जा रही है। एविडेंस ऑफ अ ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स, मतलब एक जानवर नहीं बल्कि बहुत सारे जानवरों का जो पूरा एक झुंड था, तो ग्रुप ऑफ एनिमल फुटप्रिंट्स अलॉन्ग विथ एल्यूशियन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट अ पैलियोलिथिक साइट कॉल्ड अतिरमपक्कम इन तमिलनाडु। ये जो अतिरमपक्कम, इसका नाम हालांकि पीछे भी हमने देखा था, तो तमिलनाडु में जो अतिरमपक्कम नाम का स्थान है वहाँ से सामूहिक जानवरों के जो फुटप्रिंट्स हैं वो प्राप्त हुए। एविडेंसेज ऑफ द ओल्डेस्ट हट हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम पैसारा। ये पैसारा है कहाँ पे, तो बिहार में पड़ता है, अभी फिलहाल इसकी जो लोकेशन है वो बिहार में है। इज अ पैलियोलिथिक साइट, इट वॉज डिस्कवर्ड बाई वेदुला जायसवाल इन 1947। देश की आज़ादी वाला जो समय है उसी समय इसको खोजा गया था। बिहार वाले क्षेत्र में है। नाम से भी आप याद रखेंगे कि कौन सा जो हिस्टोरिकल साइट है वो किस एरिया में पड़ता है या कौन से स्टेट में पड़ता है। अब इसके बाद जो अगला टॉपिक हमारा है वो मेसोलिथिक एज का है, उसके बाद हम नियोलिथिक, फिर वैदिक कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन, इन सबको एक क्रम से देखेंगे। लेकिन इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए नमस्कार।